तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो यहां पर 296, इंडिया की बात कर ली जाए तो 230 और अदर में यहां पर 17 है। जहां पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो बैठकों का दौर भी देवेंद्र जी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज आप देखिए कि 230, अभी 227, 200 इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया जो गठबंधन है उसके आंकड़े, और यहाँ एनडीए लगातार घट रही है। तो अगर जो यही क्रम रहा तो वास्तव में अगर जो देखा जाए तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो एनडीए गठबंधन में टूट के आसार दिखने लगेंगे, ये भी जो प्रवक्ता कह रहे हैं, विश्लेषक बोल रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि शाह और यहाँ इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बैठक बुलाई है, शरद पवार ने गठबंधन के बैठक बुलाए हैं, और साथ ही साथ ये जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी है, इसने भी बैठक बुलाई हुई है। तो उठक बैठक जारी है ये लगातार। और बड़ी खबरें भी आ रही है इसी बीच। उत्तर प्रदेश से 80 सीटों के रुझान आए सामने। इंडी गठबंधन ने जीती 4 सीटें, एनडीए ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर ये जो रुझान सामने आए हैं। मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी हारे, स्मृति ईरानी हारी है, महेंद्र नाथ पांडे हारे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कौशल किशोर भी चुनाव हारे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चल रही है पीछे, उन्नाव से साक्षी महाराज जीते हैं। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है। बिल्कुल। और ये चीज साक्षी महाराज जीत चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए तो वो यहाँ से चुनाव हार चुकी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और जैसे ही लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी हारे हैं, तो उस हार का बदला अपने प्यादे से लेंगे। तो बिल्कुल, किशोरीलाल, हाँ, किशोरीलाल लड़ा करके, तो वो चीजें यहाँ पर फलीभूत होती दिख रही हैं। बिल्कुल। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि एक बार फिर टीवी स्क्रीन की तरफ हम नजर घुमाए। 296 इंडिया 230 और अदर 17। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो स्थितियां दिख रही हैं, ये कुछ और ही बयां कर रही है। जैसे कि साफ होता हुआ नजर आ रहा था कि 2 बजे के बाद जो है बीजेपी अपनी जीत को लेके कितनी आश्वस्त नजर आ रही थी, लड्डू बांटने की बातें हो रही थी, लेकिन 2 बजे के बाद जो रुझान सामने आए उसके बाद तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है देवेंद्र जी। बिल्कुल। और एक चीज, अगर जो 400 पार के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, अब की बार 400 पार नहीं हो पाई, तो अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 29 की 29 सीटें जीतने का जो दावा कर रही थी, तो रुझान यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी ले जा रही है। और यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर जो बात करें तो वहाँ 11 की 11 सीटों पर दावा ठोक रही थी, लेकिन 10 पर आगे चल रही है। ये कांग्रेस के हाथ में जा रही है। तो ये कुछ दावे जो हैं उसके सटीक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा था वो वास्तव में पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। वही उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड पर 5 की 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, वही एनडीए की बात कर ली जाए तो 297 और इंडिया 229 के लगभग आसपास है। वहीं पे अदर 17 है यहाँ पर। तो अगर जो देखा जाए ये आंकड़ों के गुणा गणित, तो जैसे जैसे रुझान परिणामों में तब्दील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सारी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बिल्कुल। तस्वीरें साफ होने के साथ साथ अगर देवेंद्र जी बात कर ली जाए तो बैठकें भी शुरू हो गई हैं कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर भी जो है लगातार शुरू होता जा रहा है। मंथन चिंतन किया जाएगा अब। जी देवेंद्र। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और ये सारी चीजें जो हम आंकड़े देख रहे हैं इस पर हम इनकी भी राय ले लें। तो हमारे साथ जो सुरेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, दीपचंद राठौर जी कांग्रेस, और वंदना यादव जी नेता।
तो और के विश्वदेव राव साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे और आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर जो एनडीए की बात की जाए तो बहुमत के आंकड़े तो आपको मिलते दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस अपना दिखा रही है। तो कुछ जलन सी महसूस हो रही है क्या? कुछ डर सा लग रहा है क्या आपको, सुरेंद्र जी? जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, नहीं तो आपके जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम आएंगे आपके पास, तो हम आएंगे आपके पास। अब हम वंदना जी के पास रुख करेंगे। वंदना यादव जी, नेता सपा, खुश हो सकती हैं आप उत्तर प्रदेश में? बधाई देते हुए एक सवाल ये करना चाहेंगे कि वंदना जी, आपको जी शुभकामनाएं देते हुए कि रुझानों में आप आगे जा रही हैं, आपका गठबंधन आगे जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? पहली चीज तो मैं कह दूं, मेरा नाम वंदना सिंह है। कोई बात नहीं, आपने मुझे यादव बना दिया। आज अखिलेश यादव का ही दिन है। माफ कीजिएगा, वंदना सिंह जी हमारे पास जो, और उनको उत्तर प्रदेश का शेर बुला रहे हैं। जी जी। रहा सवाल किसकी सरकार बनेगी, देखिए वक्त की कद्र करें हम, वक्त बताएगा। अभी तो शाम 6 बजे के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब यही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जी। अब कैसे बनेगी ये तो 6 बजे के बाद आप देख ही लेंगे। जब आप दोबारा डिबेट करेंगे तो फिर आपके सामने होगी पूरी पिक्चर। ये चुनाव जो है, देखिए जनता लड़ी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े रिसोर्सेज, बहुमत के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं वंदना जी। मनी पावर जी, बहुमत के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। बहुमत के आंकड़े तो अभी एनडीए के पास हैं, आपको जुटाने हैं। आंकड़े आप बता रहे हैं जी। तो कौन कहां जाता है, ऊंट किस ओर करवट लेता है, ये तो 6 बजे के बाद देखेंगे हम लोग जी। अभी करवट भी बदलने वाले हैं लोग, कई ऐसी उम्मीद है, आप भी जता रही हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कभी 1 और 1 11 भी हो जाते हैं और 1 + 1 2 भी होता है, तो ये समय बताएगा। नहीं, अभी तो आपका अनुमान 1 और 1 11 का ही है। तो देखते हैं 1 और 1 11 होता है या नहीं होता है, या 1 मिलकर के 2 ही रह जाते हैं। तो मनोज दास मनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सतीश कुमार चंद्रवंशी जी, प्रवक्ता आरजेडी, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अगर जो सुरेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सुरेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो सुरेंद्र जी की हमारी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है। मनोज दास मनु जी, प्रवक्ता जेडीयू, बार बार आप लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। देखिए वंदना जी कह रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इशारा अगर जो हम आपकी तरफ समझें तो फिर आपको सफाई देनी पड़ जाएगी मनोज दास मनु जी कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, एनडीए में ही रहेंगे। अगर नीतीश जी को इंडिया गठबंधन कहे कि आप आ जाइए और प्रधानमंत्री आपको ही हम लोग मान लेते हैं, चलिए कम से कम एनडीए से मुक्ति तो मिलेगी, तो क्या करेंगे आप लोग?
देखिए देवेंद्र जी, पहले ये परिस्थिति ही नहीं आने वाली है। आधा घंटा पूर्व जो आपके साथ हम डिबेट कर रहे थे तो गठबंधन का रुझान 237 था, अभी वो घट के 229 आया है। और 1 घंटा आप देख लीजिए, और आते आते क्योंकि अभी बहुत जगह 60% 50% ही काउंटिंग हो पाया है, और इसीलिए हमको नहीं लगता है कि ऐसा इंडिया गठबंधन को वहां पर आने की जरूरत पड़ेगी। वहां आने के लिए ऐसे भी रुझान के मुताबिक हुआ है कि किनको आना है वहां। अब अपना खाली पलाव कोई बना सकते हैं कि फल्ला आ जाएंगे, चिल्ला आ जाएंगे, हम भी न तो खाली पुआल बना सकते हैं कि उल्टी भी टूट के आ सकती है। कई बार पार्टियां टाई है, लेकिन इसकी कहीं से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अभी और देखिए, धीरे धीरे इसका आएगा, इसीलिए हम सब फायदे कहीं से जरूरत नहीं है। अगर हम उसमें जा सकते हैं तो दूसरे दल जो इंडिया गठबंधन में है वो भी वहां से 2/3 लेके आ सकते हैं। ये इसकी भी कल्पना आप कर सकते हैं ना। एक ही चीज के तो कल्पना करने से जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारा अभी आपने 298 खुद दिखा रहे हैं, और 1 घंटे के बाद वो देख लीजिएगा 335 के लगभग में पहुंच जाएगा। इसीलिए हम लोगों जब को वंदना जी ने ये बात कही है, कहीं जाने नहीं, जब वंदना जी ने ये बात कही है कि बहुत लोग आने वाले हैं, तो सबसे पहला ध्यान हमारा जेडीयू पे ही गया है कि ये पार्टी तो जैसे ही मौका मिलेगा, अगर जो प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, नहीं सुनिए ना देवेंद्र, नहीं गुस्ताखी नहीं देवेंद्र जी, इनको ये पता लगा और हमको तो ये पता लग रहा है कि आधा से ज्यादा सपा ही आ रही है एनडीए में तोड़ के। तो अब इसको क्या करना है, ये बोलने का चीज है। जिसको जाना रहेगा वो चला जाएगा, उसको रोका है क्या? उसको कोई आदमी नहीं रोका है, और ये चीज अलग चीज है। इसीलिए किसी को आने जाने की जरूरत नहीं है, और राजनीति में सब अपने हिसाब से ही चलते हैं। इनको मायावती की जरूरत थी, मायावती के साथ चले गए। इनको जब मायावती की सारी फाड़नी थी तो मायावती की सारी फाड़ दिए। तो राजनीति इनका अपना है, हमारा अपना है, और हमको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ हमारे लोगों की बैठक चल रही है, हम लोगों का अपना निर्णय है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कोई आदमी इधर से नहीं जा सकता है। हाँ, अब उधर से कोई आ रहा हो तो हम नहीं कह सकते हैं। जी वंदना जी, जवाब दीजिए, सीधा हमला आप पर, उसके बाद हम आएंगे सतीश कुमार चंद्रवंशी जी के पास। जी ये कह रहे हैं कि सपा के लोग जा रहे हैं। मेरा जवाब इनको, मेरा या ऐसा कोई बात नहीं है हमारे यहाँ, इधर से कोई हम लोगों को जाने की बात है। जवाब जरा शांत रहे, जवाब भी सुन ले अपना। जरा आप दीजिए ना जवाब, आपको कोई मना थोड़े किया है। और आप कौन होती हैं शांत रहने वाले? आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आपको बोलने की इजाजत नहीं है वंदना जी। ये एंकर बोलेंगे, देवेंद्र जी बोलेंगे, आप कौन होती है बोलने वाले? न बोलिए, उन्होंने वंदना कहा। मैंने आपके बीच में क्या बोला? हमने देवेंद्र जी को अपनी बातें कहा है, हमने देवेंद्र जी को अपनी बातें कहा है। आपको तो मैं कोई नोटिस भी नहीं लेता हूँ। चलिए नहीं, आपका नोटिस भी नहीं लेते। अरे बिना नोटिस लिए आप कह रहे हैं कि अभी सपा जा रही है, कदना रहे, कुछ नहीं है। इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोल। नहीं, मनोज दास मन्नू जी, बिना सपा को नोटिस में लिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि सपा आ रही है आधी टूट करके? अब जवाब सुन लीजिए, वंदना जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, उनके पास भी जाना। राजनीतिक विश्लेषक भी महोदय बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैंने कहा भाई साहब कि ना तो अब ईडी और सीबीआई दोनों ही अब नहीं है इनके अंडर में, तो ना दोनों ही किसी के घर जाने वाले, किसी को डराने धमकाने। तो इनको किसने खबर दे दी कि सपा के आधे लोग जा रहे हैं इनके पास? अब अपना सोर्स तो यही बता दें मुझे।
इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इनको कहाँ से ये खबर मिली है, इसका खबर इसका दे दें आप मुझे आंकड़ा। और रहा सवाल सपा का, तो पहले ये अपना घर बचा लें, फिर सपा का घर देखें। सपा का घर वैसे के वैसे ही है जैसे था और जैसे बंधा हुआ है। पूरे कार्यकर्ता नेता सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव के साथ हैं। अब बाकी दलें जो हैं इनके साथ, एनडीए के साथ, ये अपना देखें जी, ये किधर जा रहे हैं। सपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। सतीश कुमार चंद्रवंशी जी, आरजेडी। चंद्रवंशी साहब, क्या लगता है आपको? चलिए, सतीश कुमार चंद्रवंशी जी से हमारा संपर्क टूट गया, तो सुरेंद्र सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे और जवाब लेना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो बातें उठ रही हैं, आंकड़े तो आपके पास भरपूर हैं, लेकिन आपके सहयोगी दूसरे में मिल जाएंगे, ये बातें उठ रही हैं, क्या लगता है आपको? देवेंद्र भाई, देखिए, आंकड़े भी हमारे पास है और जो सहयोगी हमारे हैं वो मजबूत सहयोगी है हमारे पास। जो गलतियां पहले हुई थी, मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है इस प्रकार का कोई गलतियां होगा। क्योंकि इसलिए कि देखिए, देश की जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश के आधार पे हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा है और साथ में सरकार बनाने का भी काम करें। वो अलग बात है कि कुछ जगह पे हमें अच्छी रिजल्ट आई, कुछ जगह पे अच्छी नहीं आई। इसका बाद में इस विषय पे चर्चा होगी कि कहाँ पे हमारी कमी रह गई, किस कारण जो है जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया। हमने तो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हमने सबको साथ में लेके चलने का काम किया और हमारा नेता ने कभी भी किसी भी समाज के लोगों से जाति नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा। जो भी भारत सरकार की योजनाएं थी उस योजना को देने का काम किया। तो नहीं, आपने योजनाएं तो दी, आपने योजनाएं भी दी, सही बात है, 400 पार का नारा भी दिया। जब सब चीज सही था तो नारा सही क्यों नहीं साबित हुआ? देखिए, हमारे नेता का भरोसा था, एक उम्मीद थी कि हम 400 पार का नारा इसलिए हमने दिया कि 370 जो धाराएं जम्मू कश्मीर के अंदर जो हटाया गया था, तो हमने जनता से पूछा कि जनता ने कहा कि सर 370 पार तो होना ही होना है, आप 400 पार का नारा दो। आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी सरकार अच्छी नीति के साथ काम कर रही है और आप देश हित की बात करते हो, राष्ट्र हित की बात करते हो। आपने पूरे चुनाव में कहीं देखा कि हमारी सरकार ने या हमारे नेता ने कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा बयान दिया हो? आज देखिए, जनादेश आ चुका है, जो जनता ने फैसला किया, जो जनादेश दिया, वो एकदम दूध का दूध पानी हो गया है, वो सामने है सबके। लेकिन आप आज से सिर्फ 10 घंटा पीछे अगर आप जाएंगे, आप कल की अगर डेट में बात करूं तो यही विपक्ष के लोग क्या क्या आरोप नहीं लगाए कि चुनाव आयोग को खरीद लिया, 150 डीएम को फोन कर दिया, तमाम लोकतंत्र खतरे में है। मतलब कितने आरोप लगाने का काम कितने आरोप, लेकिन फिर भी आंकड़े जो है ना, आंकड़े आपके पक्ष में है, अभी बहुमत में जो रुझान है वो आप दिख रहे हैं, सरकार बनाती हुई एनडीए दिख रही है। हम के विश्वदेव राय जी के पास आना चाहेंगे। के विश्वदेव राय साहब, 2019 में जी, ठीक है, जिस दिन ये चुनाव का गिनती हुआ था उस दिन भी बारिश, और आज अभी मैं मुख्यालय में हूँ, बीजेपी मुख्यालय में, अभी देखिए बूंदा बारिश हो रही है। ये एनडीए बहुत खुश है कि भगवान इंद्र जी जो है कह रहे हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो भगवान इंद्र जी थोड़ा सा पहले ही और प्रसन्न हो गए होते तो बारिश करा दिए होते, तो जो मतदान के दिन लोग परेशान थे और घर से नहीं निकले तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ गया होता, तो और ज्यादा मार्जिन से बढ़ गए होते। तो ये तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये अपनी अपनी थ्योरी है,
अपने अपने गणित हैं। आपका गणित अगर यही कहता है के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। के विश्वदेव राय साहब, ये आंकड़े क्या कहते हैं? 296, 229 और नीतीश क्या कहते हैं? देवेंद्र जी, सबसे देवेंद्र जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इस विषय में। देखिए, रुझान उसी हिसाब से है जिस हिसाब से चर्चा हो रही थी। एग्जिट चलिए, तो के विश्वदेव राव साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम आना चाहेंगे अब सतीश कुमार चंद्रवंशी जी से। जी, प्रदीप राठौर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आवाज हमारी जी आप तक पहुंच रही है राठौर साहब? जी जी, राठौर साहब तक हमारी आवाज पहुंच रही है। तो एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आंकड़े खुश होने वाले हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, तो खुश तो आप होंगे ही। हाँ या ना में जवाब दीजिए राठौर साहब, क्योंकि अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, खुश हैं? गुरेज नहीं है कि और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, प्रदेश और कहीं ना कहीं की लहर नहीं। मैं आपके चैनल से ये भी चाहूंगा कि जो बनता का नारा दे रही थी 370 हम लाएंगे और 30 सीटें हमारी एनडीए लाएगी, तो वो देखो जो 400 करा था, हमारा कहीं ना कहीं हो चुका है। हाँ, उसकी गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। लेकिन मैं आपके मुद्दे लड़े राठौर साहब आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आएंगे। के विश्वदेव राय साहब से पुनः संपर्क हो चुका है। आप कुछ कह रहे थे राव साहब? जी, राव साहब अपनी बात जारी। देवेंद्र जी, मैं यही कह रहा था कि कल परसों हम लोग ने पिछले 1.5 महीने में काफी चर्चाएं करी हैं चुनाव के रुझानों के बारे में। कुछ चीजें उसमें से मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ यहीं पर। देखिए, ये जो परसेंटेज हुआ है ये कम हुआ है। दूसरा, मुद्दे चुनाव में फेज दर फेज बदलते गए हैं। कोई एक अहम मुद्दा नहीं था। लहर वाला चुनाव तो ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अखिलेश यादव ने कुछ मुद्दे उठाए जिनसे जो प्रभावी दिख रहे हैं आज की डेट में। जैसे आरक्षण का एक मुद्दा उठाया उन्होंने कि आरक्षण ये आएंगे, 400 पार के नारे को काउंटर करने के लिए उन्होंने बोला ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस बात पे जो एक तो मुसलमान जो वोटर है उसने बिल्कुल बिना बसपा को नहीं देखा है, भाजपा की तरफ तो देखा ही नहीं है, तो उसे सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधे वोट दिया है। उसके साथ ही जो शिफ्ट वोट हुआ है, जो पिछली बार जो बीएसपी को वोट जाता था, बीएसपी का वोट शेयर बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, ये कह सकते हैं, और वो शिफ्ट होके सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। तो इससे जो आप वोट, जो सीट का स्विंग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो एक सीट पे जीती थी, वो आज 7 सीटों पे लड़ाई लड़ रही है, अच्छी खासी लीड पे भी है। तो ये डिफरेंस इन वोट है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचना चाहिए आने वाले समय में, भले ही वो सरकार बना ले या गठबंधन और प्रभावी बना ले, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और देश में बेरोजगारी और आरक्षण और इन सब मुद्दों पे उनके ऊपर गहराई से, क्योंकि आने वाले समय में और चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं, और उनको अपनी योजनाएं भी क्रियान्वित करनी है अपने संकल्प पत्र के हिसाब से। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कैसे क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हम मीडिया वालों को खास तौर पे एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन हम लोगों को भी करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे आकलन करते हैं और किस तरीके से हम लोग देखते हैं
चीजों को, ये सोचना पड़ेगा। जी, आत्ममंथन मीडिया को करना ही पड़ेगा। इसी बीच बड़ी खबरें भी आ रही है, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान का बयान। मेरा आपको बता दें कि बार्गेनिंग की राजनीति में विश्वास नहीं, मेरी पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने ऐसा कहा है कि बार्गेनिंग वाले में उन्हें विश्वास नहीं है, मेरी पार्टी कार्यकर्ता को दिया जीत का श्रेय। कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का श्रेय दिया है और उन्होंने कहा है कि बार्गेनिंग की राजनीति में विश्वास नहीं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहूंगा। न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी। तो ये हैं चिराग पासवान, हाजीपुर लोकसभा सीट से ये एनडीए के उम्मीदवार, एलजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा और अब ये बातें कह रहे हैं। देखिए लाल गुलाल इनके चेहरे पर। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। अयोध्या फैजाबाद में भाजपा हार गई है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकारा है, ऐसा बयान सामने आया। जनता ने दिया उन्हें फेयरवेल, ऐसा उन्होंने कहा। 2024 में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है, राहुल गांधी का नेतृत्व और राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, शिवसेना यूबीटी ने संजय राउत का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को जनता ने नकार दिया है। आइए सुनते हैं। लेकिन 2024 में अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। पूरा बहुमत प्राप्त किया था अकेले पार्टी, एनडीए वगैरह छोड़ दी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर। इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की। और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस से पंकज अहिरवार को हराया। इंदौर से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, शंकर लालवानी को मिले हैं वोट। आपको बता दें कि बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। शंकर लालवानी को 12,26,751 वोट मिले हैं। टीकमगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है। यहां पर 4,03,312 जो वोट हैं। और इंदौर से बीजेपी ने जीत हासिल की है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली से, दक्षिण से ये खबर है, आपको बता दें कन्नड़ से बीजेपी की जीत दर्ज हुई। कैप्टन ब्रजेश चोटा ने अपनी जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, त्रिपुरा पूर्व से बीजेपी को मिली जीत। बीजेपी को कृति देवी
को जो है ये जीत मिली है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तुमकुर में बीजेपी को जीत मिली, बी सोमन्ना ने जीत हासिल की है। यहां 1,75,594 वोटों से ये जीत हासिल हुई है। दक्षिण कन्नड़ से बीजेपी की जीत हासिल हुई है। कैप्टन ब्रजेश चौटा ने ये जीत हासिल की है। यहाँ पर 1,49,208 वोटों से जीत हासिल की है। त्रिपुरापुर में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को कुटी देवी देवबर्मन ने जीत हासिल की है। अपने मेहमानों की तरफ अब रुख करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं दीपचंद राठौर जी। दीपचंद राठौर जी, आप कुछ कह रहे थे लेकिन शायद नेटवर्क जो था वो जो है वो साथ नहीं दिया। जी जारी। देवेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि अब की बार जो ब्रांड मोदी लोकतंत्र का गेम होता है देवेंद्र जी, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो अच्छी सरकार चली है और भारतीय जनता पार्टी 400 नारा दे रही थी। अब देखिए अब भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट के रह चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे ये पता लगता है कि लोकतंत्र और मोदी सरकार और अमित शाह को जनता ने जिनका जो अहंकार उसको इनका जो घमंड था उसको तोड़ा है। मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हमने सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, हमने महंगाई पे लड़ाई लड़ी, बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 साल तो शासन करते हैं लेकिन वो अपना विजन नहीं बता पाए, अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए देश की जनता को कि 10 साल के अंदर मैंने ये काम करा है और आने वाले 10 साल के बाद मैं ये काम करूंगा। आपने देखा पूरा इलेक्शन उन्होंने मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुगल, मुजरा सब इसी पे इन्होंने इलेक्शन निकाल दिया। ये देश की जनता भी समझ चुकी है। देश ने साफ कह दिया है कि अब की बार एहसास दिलाया कि जो देश की जनता की हित की बात करेगा, जो देश के विकास की बात करेगा, उसी को वोट दिया है और लोकतंत्र की जीत हुई है। और इंडिया गठबंधन के अंदर 140 जनता करोड़ लोगों ने जो आशा दिखाई है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद देना बनता भी है क्योंकि आशा से ज्यादा कुछ प्रदर्शन इंडिया ने कर लिया है। तो अब बिल्कुल इसी बीच जो है बड़ी खबरें भी लगातार आती जा रही है तो हम उनसे भी आपको अवगत कराते जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आ रही है। आपको बता दें विदिशा सीट से बीजेपी के शिवराज सिंह जीत चुके 8 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जीत दर्ज की है। 8 लाख से ज्यादा वोटों से विजय हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विदिशा से, जहां पर आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जीत दर्ज कर ली। 8 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। तो विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है और रिकॉर्ड 8 लाख वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने। हालांकि इसके बारे में भी जब हमने विश्लेषण किया था तो हमारे विश्लेषकों ने ये बताया था कि एक तरफा जीत होगी और ये विश्लेषक 1, 2 और 3 और साथ ही साथ न्यूज़ार ने जो अपना राय रखा था वो बीजेपी के पक्ष में। हालांकि यहाँ पर विश्लेषकों ने ये बताया था कि जीत तो होनी है लेकिन ये देखना है कि कितने वोटों के मार्जिन से ये जीत होगी। तो वो वोटों की मार्जिन 8 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। एक बार हम और कहेंगे कि न्यूज़ार का जो विश्लेषण है वो सटीक निकला है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से न्यूज़ार पर यह विश्लेषण किए गए थे तो कहीं ना कहीं एकदम सटीक बैठते हुए नजर आ रहे। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी लीड से जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जीत दर्ज की है। 8 लाख वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है विदिशा में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो ये कुल मिलाकर के अगर तो ये देखा जा सकता है कि विदिशा सीट का जो अनुमान था वो सटीक निकला है और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल कर ली है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी। मनोज सिंह जी, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि एक और जीत आपके खाते में दर्ज हो गई। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीत गए हैं। 8 लाख के भारी अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। इस जीत पर आप क्या कहेंगे? देवेंद्र भाई, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास किया उन्होंने, वहाँ की जो योजनाएं थी उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया। और वो मामा की तरह जिस तरह से वो अपने भांजी के लिए जो योजनाएं लेके आई, मुझे लगता है उसका लाभ उन्हें मिला है। और मध्य प्रदेश की जनता की तो कहना क्या है, मध्य प्रदेश की जनता तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई है और देश की जनता को भी बधाई। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 240 इतने इन्होंने इसका इन्होंने उसका क्या क्या इन्होंने आरोप लगा दिए। कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कल जो हमने आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर, सीएम के ऊपर, उससे ये माफी कम मांगेंगे। पूछिए कि जो आपने आरोप लगाया और आज आपकी जीत जो है अच्छी आई है, तो आप देश की जनता से कम माफी मांगेंगे। ये तो इन्होंने कहा नहीं कि हमने गलती किया या हमने गलत बयान दिया। इनके नेता या इनके जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी इनके दल के लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगाया। हम ये क्यों ना माने कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो एक तरह से माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे और जो भी महिलाएं वोट करी वो एक तरह से मान के चल रही थी कि अपने भाई को वोट कर रहे हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने और विदिशा से उन्हें टिकट दिया गया सांसद का। तो ऐसे में वहां की महिलाओं ने क्या मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के बाद जब वो फिर चुनाव में आए हैं तो इसका उन्हें पारितोषिक दिया है, इनाम दिया है। ये मान लें कि लीजिए मुख्यमंत्री नहीं बने तो सांसद बन के केंद्र में जाइए और केंद्रीय मंत्री बनिए। क्या ऐसी संभावनाएं हैं क्या, अगर जो आपकी सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, जैसा कि रुझानों में देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अच्छा काम किया है। तो अगर वो जीत के आ रहे हैं तो केंद्र में जो है, जब हमारी कोर कमेटी बैठेगी केंद्रीय, तो उससे वो विचार करेंगे। उनके लिए अच्छा ही सोचा जाएगा। ये आपको या हमको कहने से टेलीविजन पर बैठ के किसी को मंत्री बनाना, किसी को नहीं बनाना, ये तो ठीक नहीं है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, कौन अच्छा है कौन खराब है और कौन अच्छा किया है काम। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विचारधारा है जो कि हर एक इंसान को मौका देता है। तो कोई इंडिया गठबंधन की तरह जो है ना, ठीक है ये विपक्ष में बैठ गए। आप अभी देखिए ना, कल से इनका क्या होने वाला है। कल से तो ये विपक्ष के नेता बनने के लिए इसमें अभी झगड़ा होगी कि मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो एक लोकतंत्र है, एक परंपरा है। और शिवराज जी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहे हैं हमारे, और वो 3-4 बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए जितना अच्छा काम उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनसे अच्छा काम इससे पहले किसी ने किया। जी, दीपचंद राठौर जी, हम आपके पास आएंगे। दीपचंद राठौर जी, शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से विजयी हुए हैं। इस जीत को पर आप कहेंगे क्या? पहली बात शिवराज चौहान को से
आपने जो बात की ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हमने योजनाओं के ऊपर जीते। अरे भाई योजना तो आपकी भी आपकी, ये बताइए आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार उस योजना हुआ, 100 स्मार्ट सिटी उस योजना हुआ, जो करने थे उस योजना का देखिए, जो योजना है जो आप बता ये सब थे, इसकी जनता समझ चुकी और जनता ने अहंकार और कमेंट को वोट किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जो 400 पार अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा जनादेश भी जनता की चोट, अगर जनता ने आपको सर आंखों पे बैठा है तो सर आंखों देश के प्रधान के अंदर अपनी उपलब्धि जाता ही है। ये देखिए प्रधानमंत्री सबसे बड़ी कम बोल रहे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एनडीए ने काम करा है, चुनाव पे काम करा है। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज भी आप लोग सवाल महंगाई क्या होते हैं कि वजह से जी की वजह से हो रहा है। अरे आपने 10 साल सरकार शासन करा तो आप विजन बताना था, अपने बतानी थी। आप आज मतलब भी हर चीज का ठीक रहा फोड़ते हो सबसे बड़ी। और देखिए राजनीति संभावना का खेल है, अभी ये मत सोचिए कि आपकी सुनने वाली है। अभी तो नींबू किस पल्ले में जाए, जेडीए चंद्रबाबू किस पल्ले में आ सकते हैं ना भी जरूर होगा, क्योंकि जिस अभी तो अगर इंटरबंदी के साथ जुड़ता है तो कि राजनीति संभावना राजनीति कब परवट ले तो निश्चित प्रधानमंत्री राठौर जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, इसलिए वो समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए ऐसे बीच बड़ी खबरें भी आ रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज कर ली है। 1.5 लाख वोट से जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बटी मिठाइयां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत दर्ज की है। 1.5 लाख वोटों से जीते हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी है मिठाइयां। तो बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने जो है अपनी जीत दर्ज कर ली है। नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख वोटों से ये जीत दर्ज की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की है, करीब 1.5 लाख वोटों से यह जीत दर्ज की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं, तो मिठाइयां तो जीत पर हर कोई पार्टी बांटता है, यहाँ भी बांटी गई है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और वंदना सिंह जी के पास हम जाना चाहेंगे। वंदना सिंह जी जो कि सपा प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर कन्नौज से सपा कार्यालय में लगे अखिलेश यादव के पोस्टर, कार्यालय में लगे प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा। तो आपको बता दें कि कार्यालय पर जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं यहाँ पर इस बातचीत को जो हमारे संवाददाता ने की। समाजवादी पार्टी परिसर के कार्यालय पे खड़े हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता रेहान खान सभासद इनके द्वारा पोस्टर लगाया गया है। अखिलेश यादव लगभग 1 लाख के करीब से उनका जो जीत का आंकड़ा है वो पहुंच चुके हैं। लगातार जो वोटों की गिनती है वो जारी है। ऐसे में देखें कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनाने के लिए पोस्टर लग गए। तो ये तो कार्यकर्ताओं का अपना अपना ध्येय है, अब कार्यकर्ता जीत रहा है राष्ट्रीय पद से तो उसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचा है। नहीं, इंडिया गठबंधन बहुमत करीब पहुंचने वाला है और अपने आप सारी सीटें जीती नहीं सका। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बहुत ज्यादा। उनको देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इनका कहना है। और ये प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए पोस्टर लग गए। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? अरे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आप जानते हैं किसी भी न्यूज, किसी भी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि यहाँ 10 से 16 के 17 भी सीट जीत रही यूपी में। आप देखिए
करीब 40 से 45 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है इंडिया गठबंधन यूपी में। और इसके अलावा हमारा जो नेता है माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, वो एक अच्छे चेहरा है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता ऊंचाइयों पर पहुंचे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? अब ये जो हमारा इंडिया गठबंधन तय करे, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को ही बनाया जाए। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यहाँ पोस्टर लगाए अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या लगता है कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? प्रधानमंत्री बनाने के लिए पोस्टर लगे। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं रायबरेली से राहुल गांधी ने भी अपनी जीत दर्ज कर ली है। 3,37,000 वोटों से जीते हैं राहुल गांधी। दिनेश प्रताप सिंह को जो है आपको 3,73,000 वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। दिनेश प्रताप सिंह को इन्होंने हराया, बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। अब लगातार परिणाम आ रहे हैं, और इन परिणामों के आधार पर ही हम अब अपने मेहमानों की चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर में मेनका गांधी हारी है। मेनका गांधी आपको बता दें कि 34,444 वोटों के अंतर से आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यहाँ पर जो है अंतर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 34,444 वोटों के अंतर से आ रही है। सपा के रामभुआल निषाद जीते हैं यहाँ से। तो सुल्तानपुर से सपा जीती है और मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी एक और सीट हार। तो अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वंदना जी आपके पास आना चाहेंगे। और थोड़ी प्रदर्शन अच्छा किया है सपा ने उत्तर प्रदेश में, प्रदर्शन अच्छा किया है सपा ने उत्तर प्रदेश में, वंदना सिंह जी। और अब प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर भी कार्यकर्ताओं ने लगा दिए हैं। क्या लगता है कि अगर जो प्रधानमंत्री का दावा ठोकना चाहिए इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव को कि हाँ हमें प्रधानमंत्री बनाइए, अच्छे खासे सीटें उत्तर प्रदेश से निकाल के मैं दे रहा हूं? देखिए, हर राजनीतिक दल में और हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित है। विपक्ष की मैं बात में कर रही हूँ, और कौन नहीं चाहेगा कि उनका नेता ही शीर्ष नेतृत्व पर बैठे और उसी को वो कुर्सी दी जाए। ये तो जाहिर सी बात है, ये खुशी का इजहार है। और कौन बैठेगा ये तो इसके बाद फैसला होगा, और जितने राजनीतिक दल हैं वो सब बैठ के उनका जो शीर्ष नेतृत्व तो चलिए तो मिली जुली होगी। हमने सारी सीटों की बातें कर ली, लेकिन हमने एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीट जो है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या, उसकी बात नहीं की। वहां से राम भगवान का संदेश आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा मैंने आप लोगों की है, प्राण मैंने दिए, आपने हमें नहीं दिया है। ये हार रहे हैं वहां की सीट। अब आप उसकी भी बात कर लीजिए, अजय मिश्रा टैनी की, वो भी हार गए। मतलब किसान ने जवाब दे दिया। इतनी ज्यादा दहशत वहां इन्होंने फैला रखी थी, उसके बावजूद किसान इनके खिलाफ, पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी हुई। सवाल अब ये उठता है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जनता लड़ रही है। जनता बहुत ज्यादा नाराज और वो बहुत मुश्किल झेल रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सबकी तो मार पड़ रही है सबको। ये उसका जवाब है। किसी राजनीतिक दल के पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि बीजेपी से लड़ सकते। जहां तक धन का सवाल है, सब कुछ है, आरएसएस है। यहाँ देखिए आप, लोगों के, पार्टियों के, राजनीतिक दलों के अकाउंट सीज कर दिए गए। तो किन हालात में चुनाव लड़ा गया है किसी से छुपा नहीं है। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जनता जवाब दे रही है, पब्लिक की चुनाव लड़ रही है। चलिए के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है
कि जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए, उनकी पार्टी प्रदर्शन कर पाई और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिया प्रधानमंत्री बनने के, तो इंडिया के जो घटक दल हैं और भी अगर वो अपने अपने राज्यों में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रदर्शन के आधार पर सभी प्रधानमंत्री बनने के दावे ठोकेंगे और एक बार फिर इंडिया गठबंधन धूल-धूरी जो है उनमें खटास की स्थिति दिखाई पड़ सकती है अगर आंकड़े आ गए तो चलिए कि विश्वदेव राय जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम पुनः जो है रुझान और परिणाम दोनों लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। तो हमें दीजिए एक छोटा सा ब्रेक।